गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे संचार के बारे में और आज संचार के अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि संचार के विभिन्न मॉडल्स कौन कौन से हैं और किन लोगों के द्वारा दिए गए हैं। संचार की जो प्रक्रिया है उसके तत्व हम पढ़ चुके थे। उसमें एक संचारक होता है, एक संदेश होता है, उसके बाद में उस संदेश को किसी माध्यम के द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है और इस प्रकार से अंत में श्रोताओं की प्रतिक्रिया पुनः संचारक तक पहुंचाई जाती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया संचार कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया के कई जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग मॉडल दिया है। आपके कोर्स में 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए मॉडल्स सम्मिलित किए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये मॉडल्स बताते हैं कि एक संचार की प्रक्रिया किस तरह से पूरी होती है या उसमें कौन कौन से स्टेप्स सम्मिलित होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं संचार के मॉडल्स के अंतर्गत लीगन्स मॉडल। लीगन्स ने जो मॉडल दिया संचार का, उसमें उनका जो पहला इसमें संचार आरंभ जहां से होता है वह तत्व या वह स्टेप जो है वो कहलाता है संचारक। यानी कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो संचारक से आरंभ होती है। संचारक वह व्यक्ति होता है जिसके पास में लोगों को देने के लिए कोई ना कोई संदेश होता है या कोई ना कोई बात होती है। इसके पास में जो संदेश होता है वह किसी न किसी माध्यम के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है। यानी वह संदेश जो है वह प्रस्तुत किया जाता है किसी माध्यम के प्रयोग से और उसके बाद में यह संदेश उस माध्यम के द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है और इस माध्यम को ग्रहण करने की प्रतिक्रिया उन श्रोताओं में दिखलाई पड़ती है। यानी जो संदेश श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है उस संदेश की प्राप्ति के बाद में श्रोताओं के मध्य में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह वापस संचारक तक पहुंचाया जाता है। और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह लीगन्स के अनुसार संचार का एक मॉडल है। इसमें से अगर एक भी चीज की कमी होगी तो संचार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर संदेश जो है उसको भली भांति किसी माध्यम का प्रयोग करके श्रोता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है या उस संदेश को अच्छी तरह से फ्रेम नहीं किया जा रहा है या पर्याप्त साधनों का अभाव है, तो या जिस तरीके से उसको प्रतिपादित किया जा रहा है वह प्रॉपर तरीके से उसका चयन नहीं किया गया है, तो श्रोताओं तक वह भली भांति संदेश नहीं पहुंच पाएगा और इसके कारण उनकी जो प्रतिक्रिया है वह वांछित नहीं प्राप्त होगी। और यह प्रतिक्रिया पुनः संचारक के पास जब पहुंचती है तो उसको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस संदेश के प्रसार में या संचार में या कम्युनिकेशन में कोई ना कोई खामी रह गई है। वहीं अगर इन सभी स्टेप्स का या सभी जो तत्व हैं उनका भली भांति प्रयोग किया गया है तो जो श्रोताओं की प्रतिक्रिया जो कि संचारक के पास पहुंचती है वह भली भांति पहुंचती है, सकारात्मक रूप में पहुंचती है और जो संचारक है वह संतुष्ट हो जाता है कि जो लक्ष्य था संचार का या संचार की प्रक्रिया का वह सफल हो चुका है और प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर I.P. तिवारी। इन्होंने भी एक मॉडल दिया था। ऐसे तो कई सारे लोगों ने मॉडल दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में इन 2 वैज्ञानिकों के बारे में ही बताया गया है, तो ये जो तिवारी साहब का मॉडल है वो ये कहता है कि
जो संचार प्रक्रिया में सबसे पहला स्थान आता है स्रोत का, यानी जो संचार है वह कहाँ से आरंभ हो रहा है। उसके बाद में उस स्रोत से एक संदेश प्राप्त होता है। उस स्रोत से क्या प्राप्त होता है, जहां लीगन्स में जिन्होंने इन्होंने जिसको संचारक कहा है, प्रोफेसर आईपी तिवारी ने उसे स्रोत कहा है। इसके बाद में संदेश दोनों ही जगह पर उपस्थित है। इस संदेश को प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि जो संदेश करता है वह उसको किसी न किसी संकेत के रूप में परिवर्तित करता है, यानी वह उसको किस तरह से प्रेजेंट करता है, शब्द देता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो खुफिया संदेश होते हैं उनकी कोडिंग की जाती है और उसको जो संदेश प्राप्त करता है वापस उसकी डिकोडिंग करता है और उस संदेश को जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाता है। तो ये जो स्रोत है वह उस संदेश को किसी न किसी कोड के फॉर्म में या किसी न किसी विशिष्ट भाषा के रूप में कहाँ तक पहुंचाता है, एक जो संकेत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंचाता है। और ये जो संकेत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है वो किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करके उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जो कि इस संकेतों को डिकोडिंग करता है या उनको प्राप्त करके और पुनः माध्यमों के प्रयोग के साथ श्रोतागणों तक पहुंचाता है। यह प्रोफेसर आईपी तिवारी का मॉडल था। इन्होंने संकेत के जो ट्रीटमेंट किया जाता है या जो संदेश है उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाता है, किस तरह से उसको अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसके ऊपर ज्यादा बल दिया। यानी जो संकेत है उसको या संदेश को प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम और संकेतों का प्रयोग किया गया है वो एक व्यक्ति जो कि श्रोतागणों तक पहुंचाता है उसको प्राप्त करता है और आगे पहुंचा देता है जहां की हमारा टारगेट ग्रुप यानी श्रोतागण है। तो इस प्रकार से ये दो मॉडल संचार के सामान्यतया प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि संचार के जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या अवरोध आ सकते हैं या कौन कौन से बैरियर्स हैं जो किसी भी संचार प्रक्रिया को सफल होने में रुकावट प्रदान करते हैं। ये बैरियर्स कई तरह के हो सकते हैं और इनमें जो सबसे पहला और मुख्य बैरियर है वह है संगठनात्मक बाधाएं, यानी जो संगठन है उसकी जो संरचना है या उसकी जो कार्य प्रणाली है उसी में कुछ इस तरह के परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो संगठन के लेवल पे ये कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं, इनको हम विस्तार से जानते हैं। इनमें सबसे पहले आती है हायरार्कियल बैरियर्स या हायरार्कियल बाधाएं। हायरार्की का मतलब ये होता है कि किसी भी संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं वे किस क्रम में कार्य कर रहे हैं, यानी एक सबसे उस संस्था का या संगठन का हेड होता है, उसके नीचे सेकंड लेवल पे कुछ लोग कार्य कर रहे होते हैं, उसके नीचे फिर कुछ लोग कार्य करते हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कार्य करने वाले कुछ लोग अलग होते हैं। तो इस तरह से जो हायरार्की होती है, अगर उन लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है या पर्याप्त संचार का अभाव है तो ऊपर वाला व्यक्ति जो बात कहना चाहता है नीचे के लेवल को, वो हर एक लेवल से जब गुजरती जाती है तो कई बार उसका पूरा जो मतलब था, अर्थ था, वही परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा नीचे के जो लोग हैं वे कई बार ऊपर के व्यक्ति तक अपनी समस्याएं नहीं पहुंचा पाते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो ये जो इन सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति और सबसे नीचे वाले जो व्यक्ति हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके बीच में ये जो दूरी है और इनके बीच में कई और लोगों की जो उपस्थिति है वह कई बार संचार में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसके अलावा
अधिकार एवं पद में भिन्नता भी संगठनात्मक बाधाओं के अंतर्गत आती है। जैसा कि इसमें बताया, हायरार्कियल बाधाओं के अंतर्गत मैंने आपको समझाया है। हायरार्की का मतलब यह है कि जितना बड़ा संगठन होगा उसमें उतने ही ज़्यादा अलग अलग स्तर होंगे, और जितने ज़्यादा अलग अलग स्तर होंगे, अंतिम स्तर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचने में वो जो संदेश है उसका कई जगह पे ट्रीटमेंट होता है, और वह कई बार बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है। अधिकारों और पद में भिन्नता का जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऊपर बैठा व्यक्ति, उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अपनी बात को जिस तरह से कहता है, नीचे बैठे हुए व्यक्तियों को वह बात बहुत अधिक पसंद नहीं आती है, या वे बहुत अधिक सहमत नहीं होते हैं। तो इस कारण से भी संचार की प्रक्रिया बहुत अधिक बाधित होती है। इसके अलावा ये आता है विशिष्टता। हर एक व्यक्ति संगठन में जो है वह कोई ना कोई कार्य करने में विशिष्ट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को उसकी विशिष्टता के अनुसार कार्य दे दिया जाए तब तो संचार की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से फलीभूत होती है। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी विशिष्टता या उसकी काबिलियत के अनुसार अगर काम नहीं दिया जाता है तो वह हर कार्य करने में हर व्यक्ति कुशल नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में संचार की प्रक्रिया में बाधा पड़नी संभव है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है माध्यमों की कमी। कई बार संचार के पर्याप्त माध्यमों का अगर उपलब्धता नहीं होती है तो भी संचार की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा आती है, और बहुत अधिक वक्त भी लग जाता है। जैसे अगर आजकल ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो कोई भी एक ऑर्डर निकलता है, उसकी पूरी की पूरी कॉपी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर भी पहुंच जाती है, या जो सबसे नीचे का लेवल है किसी संस्था में वहां तक भी पहुंच जाती है। अदरवाइज ये होता है कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है उसने किसी बात को करना चाहा या कोई काम करना चाहा, उसके बाद में उससे नीचे वाले व्यक्ति ने उसको किस तरह से समझा, इंटरप्रेट किया, और किस तरह से अपनी बात को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाई। फिर उससे नेक्स्ट लेवल वाले व्यक्ति ने उस बात को किस तरह से समझा और अपने नीचे के लोगों को किस तरह से कहा। तो इस तरह से जैसे 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 स्तर चेंज होता जाता है, वैसे वैसे जो संदेश का स्वरूप है वह भी परिवर्तित होता जाता है। तो इसलिए इन सबको अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर जो मीडियम है या माध्यम है कम्युनिकेशन का, उसको उपयोग में लाना या उसको पहचानना और उसकी उपलब्धता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद में आता है संचार का प्रवाह एवं संगठन। जितना ज़्यादा बड़ा संगठन होगा, संचार के प्रवाह में उतनी ही ज़्यादा बाधाएं आएंगी, और जितना छोटा संगठन होगा, जो ऊपर के उच्च पदस्थ लोग हैं वो नीचे के लोगों तक या निम्न पद पर बैठे लोगों तक अपनी स्वाभाविक पहुंच रखते हैं। लेकिन जितना बड़ा संगठन होगा उतनी ही उनकी पहुंच जो है वो लोगों तक कम होती जाएगी, और जो संचार का प्रवाह है उसमें भी रुकावट आती जाएगी, और कई कई दिन किसी एक मैसेज को या किसी एक संदेश को सबसे नीचे के लेवल तक पहुंचने में लग जाते हैं। बहुत अधिक समय लग जाता है वहां तक कोई बात जो कि ऊपर से आरंभ होती है पहुंचने में। इसके बाद में इसके साथ ही जो संचार में बाधाएं थी और संगठनात्मक बाधाएं थी उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, और इसके अलावा कुछ वैयक्तिक बाधाएं और हैं संचार की प्रक्रिया में, उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपने इस क्लास को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।